उसका जवाब एक ही लम्हे में खत्म था, फिर भी मेरे सवाल का हक देर तक रहा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस वक्त देश का सियासी मौसम बता रहा है कि यह मानसून सत्र विपक्ष के तूफान सत्र में बदल सकता है और इसमें मोदी सरकार की जड़ें उखड़ सकती हैं। बड़ी बात यह है कि अब मोदी के पास ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं बचा है जिसे सहारा बनाकर वो मजबूती से खड़े रहें। सत्ता की शुरुआत में तो राम मंदिर बनाने से लेकर जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने जैसे कई वादे थे जिनसे जनता की आंखों में न्यू इंडिया बनाने की चमक आ जाती थी। जनता वाकई ये मान बैठी थी कि हिंदुत्व को बचाने या राष्ट्रवाद को थोड़ा और उग्र कर देने से ही उसकी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। लेकिन हकीकत जनता भी देख रही है कि उसे अब भी शब्दों की जुगाली मिल रही है। मोदी को वाराणसी से जीतना था तो काशी को क्योटो बनाने की बात कहते थे, साथ में बुलेट ट्रेन की रफ्तार का पैकेज दे दिया और 11 साल बाद मोतिहारी और मुंबई, गयाजी और गुरुग्राम, पटना और पुणे के गीत जनता को सुनाए जा रहे हैं। बिहार में अपने ताजा दौरे में नरेंद्र मोदी ने यही किया है। दोस्तों, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा कहते हैं और ऐसा कहते हुए मोदी एक बार भी जनता को ये आश्वासन नहीं दे सके कि उससे वोट देने का हक नहीं छीना जाएगा और न ही उसकी सुरक्षा पर आ रही आंच को लेकर मोदी ने कोई चिंता जताई है, क्योंकि मोदी खुद नहीं जानते कि वे जब असलियत में काम करना होता है तो क्या और कैसे किया जाता है। मोदी की इस कमजोरी को अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों समझ रहे हैं। नीतीश कुमार तो फिर से मुख्यमंत्री बनने की लालसा लिए हुए हैं, लिहाजा वो मोदी के सामने न केवल खुद हाथ जोड़ रहे हैं बल्कि बार बार बिहार की जनता से कह रहे हैं, उठो रे, इनका नमन करो, इनको प्रणाम करो। ऐसा करके नीतीश कुमार उस लोकतंत्र को थप्पड़ मारने का काम कर रहे हैं जिसके बूते इन लोगों को सत्ता पर बैठने को मिला है। भला ये कोई बात हुई कि जनता का काम करने के लिए चुने गए लोगों को इस बात के लिए प्रणाम किया जाए कि वो काम कर रहे हैं, और जो काम नहीं कर पाए हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उसके लिए इन्हीं लोगों से सवाल नहीं होने चाहिए? क्या नीतीश कुमार एक बार भी ये कहेंगे कि उठो रे, पूछो इनसे कि मोतिहारी में चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुई है? खैर, नीतीश कुमार कुछ न कहें या मोदी जनता के सवालों का जवाब न दें, फिर भी सवाल तो उठेंगे ही। इस मानसून सत्र में विपक्ष ऐसे ही सवालों को उठाने की तैयारी में है जो मोदी को फिर से संसद सदन से गायब रहने पर मजबूर कर देंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि जो मोदी हर महीने बिहार पहुंच रहे हैं, वो इस बार संसद सत्र में कितने दिन सदन के अंदर आते हैं, बैठते हैं। क्योंकि मोदी आएंगे तो फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो 24 बार कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, उसमें कितना सच है, कितनी सच्चाई है। मोदी को बताना पड़ेगा कि पहलगाम हमले के आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर विपक्ष की जो चिंताएं हैं उनके बारे में भी मोदी से सवाल होंगे। साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब जांच एजेंसियों की नजर विपक्ष पर कैसे पड़ जाती है। विपक्ष के पास पिछले 11 सालों से बरकरार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे तो हैं जिन्हें लेकर सरकार से सवाल किए जाएंगे। मोदी सरकार के पास इनके कोई जवाब नहीं होंगे और हमेशा की तरह बहाने ही मिलेंगे। यह बात अब देश समझने लगा है। मगर इस बार के मानसून सत्र में स्थायी सवालों के साथ जब मौजूदा हालात से उपजे तीखे और बड़े सवाल सरकार के सामने आएंगे तो क्या मोदी इसका सामना कर पाएंगे, यह देखना होगा। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि विपक्ष के तूफान में कैसे उखड़ रहे हैं बीजेपी के पांव और समझेंगे कि इस बार आर पार की लड़ाई में क्या विपक्ष मार लेगा बाजी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कल से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र को लेकर क्या है विपक्ष की तैयारी। अगले एक महीने मोदी सरकार की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहने वाली है, क्योंकि 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। शनिवार शाम इस सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। उसने बाकायदा कह दिया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा तक ही था, लेकिन जो सवाल कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष के हैं वही सवाल आम आदमी पार्टी के भी हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन के उठाए सवालों में
में आम आदमी पार्टी की आवाज शामिल हो या ना हो, उन सवालों के असर से मोदी नहीं बच सकते। इंडिया गठबंधन के सवाल कितने कठिन हो सकते हैं, इसकी झलक शनिवार को राहुल गांधी के एक ट्वीट से मिल गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पर 24वीं बार किए गए दावे से एक बात को उठाते हुए राहुल गांधी ने सवाल किया है। दरअसल ट्रंप ने इस बार 5 लड़ाकू जहाजों के नुकसान का भी जिक्र किया, लेकिन शायद जानबूझकर ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ये जहाज भारत के थे या पाकिस्तान के। भारत में पहले सीडीएस से लेकर इंडियन नेवी के अफसर तक ने यह बयान दिया है कि भारत को नुकसान हुआ है, लेकिन विपक्ष के पूछने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनके बयान पर मोदी अपने देश में घिर रहे हैं और लड़ाकू विमान के गिरने की बात पर भी मोदी से सवाल हो सकते हैं। फिर भी शायद मोदी को फंसाने के लिए ट्रंप ने ऐसा उलझाने वाला बयान दिया है ताकि भ्रम फैले। अब मोदी को खुद को बचाना है तो वे खुलकर इस बारे में कह सकते हैं, मगर मोदी अब भी चुप हैं और ऐसे में राहुल गांधी ने पूछा है कि 5 जहाजों का सच क्या है। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी केवल सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि जब वो संसद में उतरेंगे बोलने के लिए तब भी वो ऐसे ही सवाल करेंगे और अकेले कांग्रेस नहीं बल्कि समूचा विपक्ष इस पर सच की मांग करेगा। अब सरकार भले ऑपरेशन सिंदूर को देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बताकर सवाल को रफा दफा करे या फिर इसके लिए कुछ सांसदों को निलंबित करे या जब वो बोलने खड़े हों तो उनके माइक बंद कर दिए जाएं, लेकिन क्या अब जनता तक इन सवालों को पहुंचने से रोका जा सकता है? वैसे मानसून सत्र में कौन से मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे, इसे लेकर इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई है उसमें 24 दलों के नेता शामिल हुए हैं और इस ऑनलाइन बैठक में 8 प्रमुख मुद्दों पर तो सहमति बनी ही, इसके अलावा भी कई और मुद्दों को उठाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है और यह जानकारी दी है राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने। प्रमोद तिवारी ने बताया है कि पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के 24 बयान, बिहार में एसआईआर की कवायद, एसटी एससी पर अत्याचार, परिसीमन, अहमदाबाद विमान हादसा, इन मुद्दों पर खास तौर पर सरकार को घेरने की तैयारी है। इंडिया गठबंधन की बैठक साल भर बाद हुई, लेकिन 24 दलों के नेता इसमें शामिल हुए तो उससे एक बात जाहिर हो गई कि विपक्ष अब भी एकजुट है। कुछ दलों के बाहर निकलने या नाराज होने से विपक्ष की एकजुटता पर कोई असर नहीं पड़ा है और न ही लोकतंत्र और संविधान को बचाने की उसकी प्रतिबद्धता में कोई कमी आई है। इस महीने की 9 तारीख को विपक्ष ने बिहार में बंद का आह्वान किया था और इसका व्यापक असर देखा गया था। अब तेजस्वी यादव ने अलग अलग दलों के 35 बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग की मतदाता पुनरीक्षण की कवायद पर विरोध का आह्वान किया है। यह चिट्ठी तेजस्वी यादव ने अंग्रेजी में लिखी है ताकि हिंदी भाषी राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी आसानी से समझ जाएं कि चुनाव आयोग से बीजेपी क्या खेल करवा रही है। तेजस्वी यादव लगातार एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को गरीब और अनपढ़ मतदाताओं का नाम हटाने की साजिश बता रहे हैं और चूंकि चुनाव आयोग बिहार के बाद इसे बाकी राज्यों में कराने की तैयारी में है तो तेजस्वी ने ये पत्र राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश के तमाम विपक्षी नेताओं को भेजा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हम सब मिलकर इस प्रक्रिया का तब तक विरोध करेंगे जब तक ये पारदर्शी एवं समावेशी न हो। भारत का चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था किस तरह हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म करने पर अड़ी हुई है। इस देश का हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या स्थिति कुछ भी हो, अपने वोट पर गर्व करता है। देश के शासन में भागीदारी करने की क्षमता अत्यंत सशक्त बनाती है। पत्र में आगे लिखा है कि अब लाखों मतदाताओं को बिना किसी गलती के वंचित और अपमानित किया जा रहा है। 16 जुलाई 2025 के चुनाव आयोग के प्रेस नोटों के अनुसार लगभग 4.5% आबादी अपने पते पर मतदाता नहीं मिलने के नाम पर पहले ही मतदान से वंचित हो चुकी है। ये उन 4% लोगों के अतिरिक्त है जो संभवतः मर चुके हैं या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर जमीनी पत्रकार और इस प्रक्रिया पर नजदीकी से नजर रख रहे राजनीतिक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मताधिकार से वंचित लोगों की संख्या 12 से 15% तक है। यह हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। तो इस चिट्ठी में तेजस्वी यादव ने जो आशंका जाहिर की है वो निराधार नहीं है, बल्कि कई जमीनी रिपोर्टिंग्स में भी ये बात सामने आई है कि मतदाता सूची भरने में कई किस्म की गड़बड़ियां हो रही हैं। कहीं बीएलओ के खुद ही हस्ताक्षर करने की बात सामने आई है तो कहीं मरे हुए लोगों के नाम शामिल करने की बात सामने आई है। ऐसी गड़बड़ियों को छोटी मोटी चूक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है, बल्कि गंभीरता से सोचें तो इस प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव हो सकता है जो बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाए।
महाराष्ट्र में जिस तरह एकदम से वोटर्स की संख्या बढ़ी, उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे और तभी बिहार में ऐसी ही धांधली की आशंका जाहिर की गई थी। और अब बिहार ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पूरे देश में यही काम करने का ऐलान कर चुका है, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को इस बात पर सुनवाई होनी है कि बिहार में जिस तरीके से यह काम हो रहा है, यानी SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, जिन दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जा रहा है इस प्रक्रिया में, वो सही है या गलत है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर जो सवाल उठे हैं उसमें न केवल मताधिकार की रक्षा की चिंता है बल्कि लोकतंत्र को बचाने का भी फिक्र है, क्योंकि इस तरह की प्रक्रिया से निष्पक्ष चुनाव का माहौल ही खत्म हो जाएगा। पिछले साल लोकसभा चुनावों के पहले ही बीजेपी ने ऐलान कर दिया था कि उसका मकसद संविधान बदलने का है। वो तो इंडिया गठबंधन ने संविधान की रक्षा को चुनाव का अहम मुद्दा बना दिया तो बीजेपी को 400 सीटें हासिल करने का मौका नहीं मिला, बल्कि 240 पर उतर आई बीजेपी ने ले देकर सरकार बनाई। मगर अब जबकि मोदी तीसरी बार सत्ता में हैं तो लोकतंत्र की गरिमा से लेकर संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा तक सबको लेकर वैसी ही चिंता बरकरार है जो पहले 2 कार्यकालों में भी बनी रही। याद कीजिए कि किस तरह संसद से एक साथ 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर मोदी ने कुछ नहीं कहा। कोरोना में कितने लोग बेमौत मारे गए, इसके आंकड़े सरकार ने नहीं दिए। 1 साल तक किसान सड़कों पर रहे और सरकार ने उनसे किए वादे पूरे नहीं किए। असम में NRC के नाम पर कैसे कमजोर जनता को सताया गया। मॉब लिंचिंग, कौन किस महीने में क्या खाए और कहां नमाज पढ़े और कहां नहीं, ये सारे नियम धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों ने बना लिए और सरकार देखती रही। ये सब अब भी हो रहा है, बल्कि अब जनता की मुसीबत में और इजाफा हो गया है। कायदे से संसद में इन पर चर्चाएं होती और सरकार काम करती तो आज देश की सूरत बदल जाती, लेकिन सूरत तो बिगड़ती ही जा रही है। और ऊपर से जिन संस्थाओं पर संवैधानिक तकाजों को निभाने का जिम्मा था, उन्हें भी मोदी सरकार अपने हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रही है। अभी बिहार चुनाव से पहले ही जब यह नजर आ रहा है कि बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है तो ईडी के रडार पर फिर से विपक्ष के नेता आ गए हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया है। इनका डायरेक्ट कनेक्शन तो बिहार से नहीं है, लेकिन बीजेपी शायद ये सोचती है कि कांग्रेस को दूसरी जगहों पर परेशान किया जाए तो बिहार में जो एकदम से बढ़त उसने हासिल की है उसे रोका जा सकेगा। हालांकि बीजेपी यहां चूक कर रही है, क्योंकि अब ईडी सीबीआई इन सब की जांच को जनता ने भी परखना शुरू कर दिया है कि आखिर चुनाव से पहले ही इन्हें विपक्षी नेता क्यों नजर आते हैं। मोदी सरकार के सारे पैंतरे उल्टे पड़ रहे हैं। बीजेपी के तरकश में जितने तीर थे वो सब सत्ता के पहले 10 सालों में चल चुके हैं और अब उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने पर खुद बीजेपी के घायल होने का खतरा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अपनी साख और विश्वसनीयता खो चुके हैं। ये बात खुद उनकी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जो पूर्व सांसद हैं वो कह चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 75 साल पूरे होने पर किनारे होने का संदेश भी सुना चुके हैं। मोदी को सत्ता से हटने के लिए सारे मौके दिए जा रहे हैं। अगर फिर भी मोदी ना हटे तो हो सकता है कि आरएसएस उनके साथियों के जरिए इस काम को अंजाम दे। सोचिए, अगर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार इन दोनों में से एक ने भी अपने हाथ सरकार से खींच लिए तो ऐसे में क्या मोदी कुर्सी पर बैठे रह पाएंगे? बेहतर यही होगा कि मोदी सम्मानजनक विदाई ले लें, वरना आसार अच्छे नहीं बन रहे हैं। खैर, शायर बेकल उत्साही ने ठीक ही फरमाया है कि लहू निचोड़ लो मुमकिन है कल बहार के बाद, लहू निचोड़ लो मुमकिन है कल बहार के बाद, रगों में फैली हुई सनसनाहटें होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।